कॉरपोरेट दुनिया के आज के अंक में शामिल हैं कुछ खास रिपोर्ट्स जो टैरिफ की वजह से एक्सपोर्ट में भारी कमी और भारत की ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी के बारे में है। शुरू करेंगे देश की मौजूदा आर्थिक विकास दर को लेकर कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के संजीव प्रसाद के कुछ गंभीर सवालों से। प्रसाद ने कहा कि 6-7% की जीडीपी वृद्धि दर से भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का सपना पूरा नहीं कर पाएगा। प्रति व्यक्ति आय में हर साल 5% की वृद्धि भी हुई तब भी 2047 तक भारत में पर कैपिटा इनकम सिर्फ $7,500 होगी, जबकि विकसित देश का दर्जा पाने के लिए कम से कम $12,000 प्रति व्यक्ति आय जरूरी मानी जाती है। उन्होंने चीन के उदाहरण का हवाला दिया और कहा कि 1989 से 2010 के बीच चीन ने औसत 9.9% की वार्षिक वृद्धि दर हासिल की थी। इसी कारण वो निम्न मध्यम आय वाले देश से उच्च आय वाले देश की कैटेगरी में पहुंचा था। प्रसाद ने कहा कि अगर भारत को 2047 तक पर कैपिटा इनकम को मौजूदा $2,800 से 4 गुना करके $11,200 तक ले जाना है तो प्रति व्यक्ति आय में 7% की लगातार वृद्धि चाहिए, यानी कुल जीडीपी की ग्रोथ रेट 10% सालाना करनी ही होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि बिना बड़े सुधारों के 8 से 9% की वृद्धि भी हासिल करना मुश्किल है। जमीन अधिग्रहण, श्रम कानून की अड़चनों, चुनावी खर्च और नीतिगत सुस्ती जैसे मुद्दों को इसमें सबसे बड़ी बाधा बताया जा रहा है। The question is, should India be satisfied with 6-7% growth? Why we have just assumed that it is okay to grow at 6-7%? If China could grow at 11%, by the way, it's an insane number over 25 years. Yeah, I know we have our own limitations of economic system which is probably not going to favor that kind of growth. A political system which will probably not support. But you just look at the math over longer periods of time. 5% per capita growth over 20 years, and I'm talking about 2047 by the time, which is Mr. Modi's dream that India would be a developed country. We're not going to get there. With 5% real GDP growth, that would be about, let's say, 2.5, 2.6 times, which means we will get to somewhere about $7,500 per capita income. We are clearly not going to be a developed country. If you get to 7% per capita, you will get to about 4 times. You will reach about roughly $11,000, $12,000 per capita, which is where China is currently. We're just about the cusp of being a developed country. So the bigger debate which India has to have is, why are we satisfied with 6-7%? I mean, we need to aspire. अमेरिका के इंडियन गुड्स पर लगाए गए अभूतपूर्व टैरिफ के कारण मई से अक्टूबर के बीच यानी पिछले 5 महीनों में भारत के एक्सपोर्ट में 28.5% की भारी गिरावट आई है। यह आंकड़ा केवल संख्या में कमी नहीं बल्कि भारतीय निर्माण और रोजगार के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने भारतीय सामानों पर टैरिफ में जिस तरह की बढ़ोतरी की वो अप्रत्याशित है। इस साल 2 अप्रैल को पहली बार इंडियन प्रोडक्ट्स पर 10% का काउंटर टैरिफ लगाया गया। 7 अगस्त को ये बढ़कर 25% हुआ और अगस्त के अंत तक इसे 50% तक पहुंचा दिया गया। ट्रंप सरकार की इस ऑफेंसिव पॉलिसी का नतीजा ये हुआ कि मई से अक्टूबर के बीच अमेरिका को होने वाला एक्सपोर्ट $8.83 अरब से घटकर सिर्फ $6.31 अरब रह गया। गौर करने वाली बात यह भी है कि इस टैरिफ वॉर में भारत की स्थिति चीन से भी खराब हो गई है। जहां चीन को करीब 30% और जापान को 15% शुल्क का सामना करना पड़ रहा है, वहीं इंडियन प्रोडक्ट्स पर 50% का भयंकर भार है। भले ही स्मार्टफोन, दवाइयां और पेट्रो प्रोडक्ट्स पर टेक्निकल रूप से टैरिफ का फैसला लागू नहीं है, लेकिन बाजार के गिरते सेंटीमेंट का असर इनके एक्सपोर्ट पर भी पड़ रहा है। अक्टूबर के एक्सपोर्ट में इन उत्पादों की हिस्सेदारी 40.3% थी। इनका निर्यात मई के $3.42 अरब से गिरकर अक्टूबर में $2.54 अरब रह गया, यानी इसमें सीधे तौर पर $881 मिलियन का नुकसान हुआ। जीटीआरआई के अनुसार चिंता का सबसे बड़ा कारण लेबर बेस्ड क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में भारत के करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता है। रत्न और आभूषण, कपड़ा, रसायन और सी फूड जैसे क्षेत्रों पर 50% टैरिफ की सीधी मार पड़ी है। इन उत्पादों का निर्यात 31.2% लुढ़क कर $4.78 अरब से $3.23 अरब पर आ गया है। सिर्फ 5 महीनों में इन क्षेत्रों में करीब $1.5 अरब की पूंजी साफ हो गई।
रसायन निर्यात में 38% की भारी गिरावट देखी गई। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत के खिलाफ टैरिफ पर ट्रंप की नीतियों में अगर जल्दी नरमी नहीं आई तो यहाँ के एक्सपोर्टर्स के लिए अमेरिकी बाजार में टिकना मुश्किल हो जाएगा। इसका सीधा असर घरेलू उत्पादन और नौकरियों पर पड़ सकता है। कोविड महामारी और जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के बाद विश्व व्यवस्था में गहरे बदलाव आ रहे हैं। अब ग्लोबल सप्लाई चेन्स जस्ट इन टाइम के बजाय जस्ट इन केस मॉडल की ओर बढ़ रही हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने IIM कोलकाता के एक कार्यक्रम में कहा कि आज का दौर अनिश्चितताओं का दौर है। ऊर्जा, खाद्य और उर्वरक जैसी आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षा अब राष्ट्रीय सुरक्षा का अभिन्न हिस्सा बन गई है। इसलिए भारत ने इन क्षेत्रों में लॉन्ग टर्म समझौते किए हैं ताकि किसी भी संकट में हमारी जरूरतों पर कोई असर न पड़े। In an uncertain world, it is all the more important that we continuously diversify supply sources to ensure, to actually guarantee our national needs. With these considerations in mind, we are today endeavoring to forge new trade arrangements and promote fresh connectivity initiatives. While they certainly represent key facets of our policy priorities, it also speaks for the importance that the world attaches to ties with India. As we ascend the global economic hierarchy, the case for them will only get stronger. These exercises have long-term repercussions and therefore need to be embarked upon with great judiciousness. When it comes to trade, we will naturally be guided by our people-centric vision, just as our connectivity plans will be by strategic as well as economic considerations. भारत की ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी 258 मिलियन मीट्रिक टन सालाना है, जिसे 2030 तक 310 MMTPA तक बढ़ाया जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि भारत आज $60 अरब से ज्यादा के पेट्रो प्रोडक्ट्स का निर्यात 50 से ज्यादा देशों में कर रहा है और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर होने के बावजूद खुद को ग्लोबल रिफाइनिंग हब के रूप में एस्टेब्लिश कर चुका है। पुरी ने कहा कि देश अब 15 से ज्यादा प्रमुख स्रोतों सहित 40 से ज्यादा देशों से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, जिससे एनर्जी सिक्योरिटी मजबूत हुई है। More than a century ago, in the misty hills of Assam, a small town called Digboy lit the first flame of India's energy story. When I go to Assam, the first refinery was 1901. And where did Digboy come from? Digboy, dig. And that became the Digboy. I hope we get a refinery called Drill, Baby Drill. What began as Asia's first refinery in 1901 has grown into a movement that fuels a nation of 1.4 billion dreams. From those hand-dug wells to today's digital refineries, India's journey has been one of courage, creativity, and constant reinvention. Our refining capacity now stands at about 258 million tons per annum, the fourth largest in the world, and is set to touch 310 million tons per annum by 2030, with a long-term vision of 400 to 450 million tons per annum. And I'm told that as per reports, over 101 of the world's 420 refineries, representing nearly 18.4 million barrels per day, about 20% of global capacity, are at risk of closure within the next 7 to 10 years. But the good news is that you've got... पुरी ने कहा कि पेट्रोकेमिकल को अभी 6% से बढ़ाकर 2030 तक 15% करने का लक्ष्य रखा गया है। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार अगले 5 वर्षों में 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट रिफाइनरीज के विस्तार, पाइपलाइन नेटवर्क और ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं में किया जाएगा। Today, India exports fuels to over 50 countries, worth more than $45 billion, and sources crude from 40 plus nations, creating one of the most diverse and resilient energy portfolios anywhere. Your consumption is going up. When I joined, our consumption was 5 million barrels a day. Today it's, I think, 5.6 million barrels a day. I think in the coming couple of quarters, little later, it'll be 6 million barrels a day. If you're looking at 2030, 2050, it's even beyond that. So consumption is going up. Your technology, your innovation, that is going up. The technology and the production, in terms of, if you call it... ये थे कॉर्पोरेट जगत के आज के कुछ अहम समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।